हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डिक्टेशन क्लब। आज का डिक्टेशन जो आनंद मासिक पत्रिका के 35वें डिक्टेशन की सीरीज़ चल रही है उसी का भाग है। इसके पहले वाले डिक्टेशंस अगर आपने नहीं किए हैं तो सबसे पहले जाकर उनको कर लीजिए, उसके बाद इसको करना है। इसी क्रम में क्योंकि 2024 में एसएससी में ग्रेड डी में जो डिक्टेशन बोला गया था वो इसी सीरीज़ से बोला गया था, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज़ चलाई जा रही है। इसकी पीडीएफ अलग से चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको हमारा डिक्टेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाले डिक्टेशन आपको मिलते रहें। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। क्रोध का अर्थ गुस्सा अथवा कोप होता है। यह एक मनोविकार है जो किसी अनुचित कार्य, अपकार आदि से अथवा उनकी संभावना एवं आशंका से उत्पन्न होता है और अन्य व्यक्ति के अपकार की प्रेरणा प्रदान करता है। क्रोध वस्तुतः मन की एक विकारपूर्ण अवस्था है जो शरीर पर एवं स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। कौन नहीं जानता है कि क्रोधी व्यक्ति प्रायः चिड़चिड़े स्वभाव वाले, क्षीण, दुर्बल, रोगग्रस्त व्यक्ति होते हैं। हम यह कह सकते हैं कि क्रोध एक रोगकारक मनोविकार है। जहाँ क्रोध है वहाँ रोग, विकार अथवा अस्वास्थ्य है। अतः क्रोध एक ऐसा मनोविकार है जिसे हम लोक व्यवहार की भाषा में एक रोग या बीमारी कह सकते हैं। क्रोध के वशीभूत व्यक्ति पागल की भांति अपना विवेक खो देता है और चाहे कुछ कह बैठता है अथवा कर गुजरता है। पागलपन एक ऐसा रोग है जो ठीक होने में समय लेता है। क्रोध का आवेग अपेक्षाकृत कम अवधि तक रहता है। समझाने बुझाने से, विवेक जागृत होने से, परिसर अथवा वातावरण बदल देने तथा कभी कभी पानी पी लेने अथवा भोजन प्राप्त कर लेने से क्रोध शांत हो जाता है। अतएव क्रोध को हम अल्पकालीन या क्षणिक पागलपन कहेंगे। प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति नित्य ही सुंदर पुष्पों से अपना सौंदर्य सजाती है। यदि एक पुष्प खिलता है और वह दूसरे दिन मुरझा जाता है तो वृक्ष की डालियां उसे गिरा देती हैं और उस स्थान पर दूसरे नए पुष्प विकसित होते हैं। प्रकृति नित्य ही नूतनता धारण करती है। सौंदर्य वही है जो हर क्षण नवीन रूप धारण करता रहता है। प्रकृति के इस कार्य का अर्थ है परिवर्तन। मानव जीवन भी परिवर्तनशील है। मानव नित्य ही नवीन विचारों से ओतप्रोत रहता है। उसकी पुरानी मान्यताएं एवं विचार विकृत होते जाते हैं और उन स्थानों पर नए विचार विकसित होते हैं। जीवन में यदि कोई परिवर्तन ना हो तो वह उत्साहपूर्ण एवं आकर्षणपूर्ण ना हो। मनुष्य के लिए भलाई करना सरल नहीं है। मनुष्य बुराई तो कर सकता है पर भलाई नहीं। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति यह है कि यदि वह मनुष्य की भलाई नहीं कर सकता तो वह उसकी बुराई अवश्य ही करता है। लेकिन मनुष्य की प्रवृत्ति यह नहीं होनी चाहिए। यदि वह किसी का कार्य बना नहीं सकता तो उसे
उसको बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। रंगमंच वह स्थान है जहाँ अभिनेता और अभिनेत्रियाँ आधिन्य करते हैं। कोई राजा बनता है और कोई रंक। सूत्रधार द्वारा निर्धारित भूमिका सभी को निभानी पड़ती है। किसी को आनंदित होकर हंसना पड़ता है तथा कोई दुख में विलाप करता है। संसार की तुलना रंगमंच से की जा सकती है। इस संसार का रचयिता सूत्रधार का कार्य करता है। संसार रूपी रंगमंच में नर नारी रूपी अभिनेता और अभिनेत्रियां अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। रंगमंच वही रहता है, परंतु नाटक के पात्र आते हैं तथा अपनी भूमिका निभाने के बाद चले जाते हैं। पात्र द्वारा दिखाए गए खेल के समय की तुलना जीवन से की जा सकती है। संपूर्ण प्रकृति दर्शक का कार्य करती है। रंगमंच वह पात्र अपनी भूमिका का कृत्रिम प्रदर्शन करते हैं। राजा की भूमिका निभाने वाला वास्तव में राजा नहीं होता है। विदूषक जो सभी दर्शक को हंसाता है का आंतरिक जीवन कष्टकर हो सकता है। हम दूसरों के जीवन को भी ऊपरी तौर पर ही देखते हैं। दूसरों के शब्दों, कार्यकलापों तथा वस्त्रों से ही हम उनके आचरण एवं विचार का अनुमान लगाते हैं। वास्तविकता उस अनुमान के विपरीत भी हो सकती है। अनेक प्रभावों से पीड़ित गरीब मजदूर अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ता। वहीं बड़े बड़े सेठ अपमिश्रण एवं चौर्य वृत्ति में रत मिल जाते हैं। फिर भी संसार की रंगमंच से केवल तुलना ही की जा सकती है। संसार का क्षेत्र अत्यंत विशाल होता है। प्रतिभा से तात्पर्य है हमारी बुद्धि प्रेरक शक्ति। प्रतिभा वह ईश्वर प्रदत्त वृत्ति है जिससे प्रेरणा ग्रहण करके हमारी चिंतन पद्धति चलती है। प्रतिभा वस्तुतः श्रेष्ठ आचरण और रचनात्मक कार्यों के मूल में स्थित प्रेरणा है। उसके अनुसार हम अपने कार्यक्रम की योजनाएं बनाते हैं। अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए हमें प्रयत्न का पुरुषार्थ करना होता है। प्रयत्न करते समय हमारे मार्ग में बाधाएं एवं कठिनाइयां आती हैं। हमें उन बाधाओं को दूर अथवा पार करना होता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम कठिनाइयों से घबराएं नहीं तथा अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण करें और नए उत्साह के साथ प्रयत्नशील बने रहें। तात्पर्य स्पष्ट है। सफलता प्राप्त करने के लिए, अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि हम बराबर प्रयत्न करते रहें और अपनी गलतियों से शिक्षा ग्रहण करके निरंतर अपनी कमियों को दूर करते रहें। प्रतिभा को सार्थक बनाने के लिए श्रम और अभ्यास का संबल आवश्यक है। यदि प्रतिभा जलधारा के प्रवाह के समान है तो श्रम और अभ्यास के किनारे हैं जिनके मध्य यह प्रभावित होती है। इसी को लक्ष्य करके किसी प्रतिभाशाली ने यह स्पष्ट लिखा है कि प्रतिभा श्रम और अभ्यास के तटों में बंध कर बहती है। पृथ्वी के इस भूभाग में मनुष्य की चेतना ने पहली किरण के साथ उस सपने को देखना शुरू किया था। उस सपने की माला में कितने फूल पिरोए हैं। लाखों ऋषि, राम, कृष्ण, पतंजलि, अष्टावक्र, कितने गौतम बुद्ध, कितने महावीर, कितने कबीर, रैदास, मीरा, रामकृष्ण, कितने नानक उस सपने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर गए। उस सपने को मैं अपना कैसे कहूँ। वह सपना मनुष्य की अंतरात्मा का सपना है। उस सपने को हमने एक नाम दे दिया था। हम
उस सपने को भारत कहते हैं। भारत कोई भूखंड नहीं है, ना ही कोई राजनैतिक इकाई है, ना ऐतिहासिक तथ्यों का कोई टुकड़ा है, ना धन, ना पद, ना प्रतिष्ठा की पागल दौड़ है। भारत है एक अभिप्सा, एक प्यास सत्य को पा लेने की। उस सत्य को जो हमारी धड़कन धड़कन में बसा है, उस सत्य को जो हमारी चेतना की तहों में सोया है, वह जो हमारा होकर भी हमसे भूल गया है, उसका पुनः स्मरण, उसकी पुनः उद्घोषणा भारत है। अमृतस्य पुत्रः, हे अमृत के पुत्रों, जिन्होंने इस उद्घोषणा को सुना, वे ही केवल भारत के नागरिक हैं। भारत में पैदा होने से भारत का नागरिक नहीं हो सकता। डिक्टेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।